सर एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि महंगाई जब तेज़ी से बढ़ती है तो कई लोग जो है घबरा जाते हैं यहाँ पर। ऐसे माहौल में जो एसआईपी है उसमें निवेश की क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए एसआईपी, देखो एक एसआईपी ऐसा स्ट्रेटेजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कब आपको घबराना नहीं है? जब आपने प्लानिंग की है आपके गोल के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल गोल्स, एजुकेशन हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, लोन को चुकाना हो सकता है, रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने जो आपका गोल का चुनाव जो है, आपका गोल का सिलेक्शन जो आपने प्रॉपर तरीके से किया है, तो मार्केट कैसा भी हो, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, मार्केट में कोई बदलाव ना आता हो, कोई भी परिस्थिति में आपको चिंता की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने आपका गोल के ऊपर फोकस रखना है, मार्केट के ऊपर फोकस नहीं रखना है। आपको रिटर्न के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि देखिए मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी नीचे जाएंगे। बट एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे आपको गिरते मार्केट में अच्छे यूनिट्स मिलते हैं, ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और जब एनएवी एप्रिशिएट होती है, जब मार्केट एप्रिशिएट होता है, तो उसका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो वेल्थ क्रिएशन में काफी अच्छे से आपको मिल सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए देखिए, जब इन्फ्लेशन को हमने देखा हर्ष, कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाला कोई एक एसेट क्लास है, वो है इक्विटी एसेट क्लास। क्योंकि एसेट क्लास इक्विटी एक ऐसा है जो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, और बहुत सारे फायदे हैं एसआईपी में। तो एसआईपी में डरने की तो बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि एसआईपी एक ऐसा एक शील्ड बनकर रह सकता है मार्केट के सामने, आपके फाइनेंशियल गोल के सामने, जो एक हर एक परिस्थिति में आपको एक बेहतरीन रिटर्न कर कर बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है। जब आपका टाइम होराइजन लॉन्गर हो, कम से कम 7 साल 10 साल उससे ज्यादा, आपका टाइम होराइजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप एसआईपी कर रहे हैं और इन्फ्लेशन बीट को पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं। तो एसआईपी एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। ठीक है सर। और इसी बीच मोहित यादव जी का सवाल फिर से आ गया है। मोहित यादव जी जो हैं हमारे सर एक व्यूअर हैं और बहुत ही दिलचस्प व्यूअर हैं। वो मतलब एक अच्छा खासा पैसा लेके बैठते हैं, हर दूसरे दिन पूछते हैं कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम इन्वेस्ट कर लूँ कि नहीं करूँ। हर दूसरे दिन इनका सवाल यही होता है। अब एक हम लोग फोलियो लेते हैं राजेश जैन जी का, 31 साल इनकी उम्र है। इनका कहना है कि मेरी 36,000 रुपये महीने की 5 एसआईपी चल रही हैं। 2 साल पहले निवेश शुरू किया था इन्होंने। पूछे कि क्या मेरा पोर्टफोलियो किसी बदलाव की ज़रूरत है या फिर नहीं है। राजेश जैन जी का पोर्टफोलियो हम लोग ले लेते हैं। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में इनका 8,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। कैनरा रोबोको ब्लू चिप में 8,000 की एसआईपी चल रही है। यूटीआई इंडेक्स 50 में इनकी 8,000 की एसआईपी चल रही है। मेरा एसेट मिड कैप फंड में भी 4,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। इसके अलावा एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में भी इनकी 8,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। तो सर एक तो स्मॉल कैप फंड हो गया, एक मिड कैप फंड हो गया, एक इंडेक्स फंड हो गया, एक ब्लू चिप फंड हो गया यहाँ पर, और एक फ्लैक्सी कैप फंड हो गया। तो आपके हिसाब से यहाँ पर किस तरीके का फंड का चयन है? कुछ बदलाव की ज़रूरत आपको दिख रही है यहाँ पर? एब्सोल्युटली हर्ष, बदलाव की जरूरत है। एक कमजोर कड़ी है ये पोर्टफोलियो में, वो है कमजोर कड़ी यूटीआई का निफ्टी 50 फंड। अभी एक देखिए, उन्होंने कैनरा ब्लू चिप भी रखा है और यूटीआई निफ्टी 50 भी रखा है। अभी उनके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं लॉन्गर टाइम होराइजन के, इसीलिए पूरे सारे इक्विटी फंड्स में निवेश किया है। अभी अगर मैं दोनों परफॉर्मेंस की बात करूं, कैनरा की ब्लू चिप की बात करूं और यूटीआई निफ्टी 50 की बात करूं, तो कैनरा ब्लू चिप ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक्टिव फंड है और एक्टिव मैनेजमेंट से उन्होंने इंडेक्स फंड के सामने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यूटीआई निफ्टी 50 फंड से निकलना चाहिए, और जो पैसा अभी भी है वो मुझे लगता है कैनरा ब्लू चिप में शिफ्ट करना चाहिए और कैनरा ब्लू चिप में बने रहना चाहिए। और कोई फंड आप ऐड ना करिए, बट ये फंड से निकलकर आप कैनरा ब्लू चिप पर भरोसा रख सकते हैं आने वाले समय में भी। ठीक है सर। अच्छा सर, कोई तरीका है, ऐसा कोई तरीका जिसका आप बता सके कि एक तरफ फीस बढ़ रही है और सीधा वहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, और ताकि इसको जो हाइक होता है या बढ़ता है उसको कवर अप किया जा सके? देखिए एक स्ट्रेटेजी तो कैसा है, देखो हमने स्ट्रेटेजी की बात की ना हर्ष, तब हमने एसआईपी की बात करी। तो जी। एसआईपी तो एक काफी अच्छा है कि भाई आपने आप एसआईपी शुरू कर दी और आपको गोल के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। अभी आपको डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी से ही आप अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं आने वाले समय में। उसके लिए म्यूचुअल फंड के ओवरऑल म्यूचुअल फंड को अगर हम देखें, बहुत सारे एमसीज हैं, बट कुछ एमसीज के चाइल्ड
एजुकेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड फंड्स होते हैं, जो वो फंड में डालकर, डेडिकेटेडली ऐसे फंड में डालकर आप आपके चाइल्ड के एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, डेडिकेटेड फंड अगर आप लेते हैं तो आपकी प्लानिंग वो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से आप कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन रह सकते हैं और इमोशनली भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं। मैं मार्केट भले कुछ भी हो जाए, मैं बीच में से उसको नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि मैंने, मेरा जो फंड है वो मैंने एक डेडिकेटेड फंड में मैंने निवेश करके रखा है, जो मेरा वो टाइम टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ही वो निवेश करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो फंड्स होते हैं, ऐसे जो प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो लोगों को देखने चाहिए, सोचने चाहिए और ऐसे फंड्स में निवेश करना चाहिए जब मेरा डिसिप्लिन में कंट्रोल नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता हूं मेरे निवेश में, तो एक डेडिकेटेड फंड ऐसा काम आ सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, एक और फोलियो ले लेते हैं हम लोग संजीव भारद्वाज जी का, यूट्यूब से इन्होंने हमें भेजा था और यहाँ पर इनकी 8,500 रुपये के 5 SIP चल रही हैं। इसके अलावा कोटक मल्टी कैप में इन्होंने 50,000 रुपये, HDFC फोकस्ड 30 फंड में 70,000 रुपये का एकमुश्त निवेश किया हुआ है। पूछे मेरे पोर्टफोलियो एक बार आप देखिए, रिव्यू कीजिए। तो इनका पोर्टफोलियो हम लोग बताए थे, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 2,000 की SIP है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप में यहाँ पर और लार्ज एंड मिड कैप में 1,500 की SIP है, HDFC मिड कैप में 1,500 की SIP और टाटा स्मॉल कैप में 2,000 की SIP और इसके अलावा ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवर फंड में 1,500 की SIP इनकी चल रही है। सर एक तो स्मॉल कैप फंड हो गया, डिस्कवर फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया और साथ ही फ्लैक्सी कैप फंड हो गया। सर संजीव भारद्वाज जी का सर सवाल क्या, कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। आई होप उनका टाइम होराइजन लॉन्गर टर्म का रहेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड्स उन्होंने पोर्टफोलियो में रखे हैं। पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। पोर्टफोलियो काफी पुराना है, यानी फंड्स भी काफी पुराने हैं जी। कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। आप कम से कम 10 से 15 साल का टाइम होराइजन लेकर चलिए तो काफी अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है ऐसे फंड से। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या, देखिए हम लोग देखते हैं लगातार इंटरनेशनल डिग्री की बात करें, कोर्स की बात करें आज के दौर में, तो खर्च 50 लाख से लेके 1 करोड़ या उससे ज़्यादा भी कई बार देखने को मिलता है। ऐसे में क्या सिर्फ सिप से काम चल जाएगा या फिर इसमें टॉप अप, लमसम या फिर PPF की तरफ या फिर दूसरी स्कीम्स की तरफ भी देखना चाहिए साथ साथ? देखिए हर्ष, कैसा होता है कि देखो, जब हम कुछ पर्टिकुलर प्लानिंग करते हैं तो गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, ये तो हमने निश्चित किया है। अभी हम यहाँ पे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग कर रहे हैं। अभी देखिए, जितना टाइम कम होराइजन रहेगा तो हमको इक्विटी में रिस्क नहीं लेना है, तब हम डेट इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में डेट फंड्स भी देख सकते हैं। हम ओवरऑल अगर हमारा एसेट एलोकेशन मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर 70-30 का है, 70% हमको इक्विटी रखना है और 30% डेट रखना है, तो डेट में आपको क्या कर सकते हैं, आप 10%, 30% में 10% म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में 10% का आपका एलोकेशन आप PPF जैसे इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, जो काफी टैक्स एफिशिएंट भी है, बट टाइम होराइजन काफी लंबा हो जाता है, कम से कम 15 साल रखना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल से ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इक्विटी एसेट क्लास में रखना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, SIP और लमसम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लमसम में आप हाइब्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे वॉलेटिलिटी कम आती है, मार्केट की अगर उतार चढ़ाव रहते हैं तो हाइब्रिड काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। और अगर SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो प्योर इक्विटी फंड्स आप 10-15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कर सकते हैं। बट देखा यही है, पास्ट परफॉर्मेंस यही कह रहा है कि आपको इक्विटी एक एसेट क्लास ऐसा है जो कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्फ्लेशन बीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी एसेट क्लास काफी अच्छा है। आपको इक्विटी करना है, आप SIP करिए, लमसम करिए, टाइम होराइजन लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्विटी एसेट क्लास को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा सर, एक सवाल और ये यहाँ पर ये कि इन्फ्लेशन को हराने के लिए निवेशकों को किन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर अमल करना चाहिए, और साथ ही सर अगर आप कुछ फंड्स के बता सके, नाम बता सके जिसमें निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, मान लीजिए कोई करना चाह रहा है आगे के लिए, भविष्य के लिए। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सोचते हैं तो पहले तो मुझे एक मेरा जो कैलकुलेशन है अमाउंट का कि भाई मेरे को फ्यूचर में किस तरह से, जो भी मेरा बच्चा जिस जगह पे भी, जिस स्ट्रीम में भी जाएगा, जहां पे भी वो पढ़ाई करेगा, तो उसके लिए आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कितने की लागत लगेगी, कितना पैसा लगेगा।
पहले तो अमाउंट को डिफाइन करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है। अभी उसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दीजिए, राइट। हम हमेशा भूल जाते हैं कि भाई मैं इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ता हूं और वही अमाउंट लेकर मैं प्लानिंग करना शुरू कर देता हूं। पहले तो अमाउंट को डिसाइड करिए, उसमें इन्फ्लेशन जोड़िए और उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी मान के चलिए कितनी एसआईपी लगेगी मुझे वो टारगेट करने के लिए, वो फ्यूचर वैल्यू को टारगेट करने के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब मैं मेरे गोल के नियर पहुंच रहा हूं तो पहले एक बार देख लीजिए कि भाई मेरा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए और लग रहा है कि भाई मार्केट की स्थिति कुछ बदलने वाली है, बदल सकती है, तो आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे आप डेट में शिफ्ट करिए, जिससे आप एक निश्चित तौर पर आप ये कर सके, ये सोच सके, ये तय कर सके कि भाई इतने साल में तो मुझे मेरी जो अमाउंट मुझे मैं टारगेट कर रहा हूं वो अमाउंट मुझे मिल सकती है।